आज की कहानी खास तौर पर हेडफोन लगाकर सुने, क्योंकि ये कहानी दिसंबर की उन सर्द धुंध भरी रातों की है। वो रातें जिनमें सांसों की आवाज भी डर लगने लगती है। आज की पहली कहानी हमें अरसलान ने भेजी है। अरसलान बताता है, हम लाहौर के रहने वाले हैं। ये वाकया तकरीबन 18 साल पुराना है, जब हमने गुलबर्ग के एक पौश मगर खामोश इलाके में नया घर लिया। हमने ये घर दिसंबर की 20 तारीख को लिया था। वो दिन जब सर्दी हड्डियों में उतरती है और धुंध सड़कों को निगल लेती है। घर बड़ा था, इतना बड़ा कि 2 कमरे खाली पड़े रहते थे। अम्मी कहती थी बाद में गेस्ट रूम बना लेंगे। शिफ्टिंग में 3-4 दिन लगे। सबने मिलकर घर सेट किया, लेकिन एक चीज शुरू दिन से अजीब थी। सामने वाला घर, वो घर हमारे गेट के ऐन सामने था। पुरानी बेलों से ढका हुआ, झंग लगा हुआ गेट, और अंदर ऐसे दरख्त जैसे किसी कब्रिस्तान से उखाड़कर यहाँ लगा दिए गए हों। रात को जब उस पर पीली स्ट्रीट लाइट पड़ती तो वो घर सीधा दिल में उतरता था। मेरी एक आदत थी, मैं रात के खाने के बाद वॉक जरूर करता था, चाहे कितनी ही सर्दी हो। इसी आदत ने मुझे पहली बार साया ए जरीना से मिलवाया। वो रात बहुत धुंधली थी। मैं जैकेट पहनकर बाहर निकला। सड़क सुनसान थी, हर कदम पर खामोशी चीखती महसूस हो रही थी। पहला चक्कर मुकम्मल किया, दूसरा चक्कर, तभी अचानक मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। वो घर जिसमें कभी कोई नहीं रहता था। अचानक ऊपर के कमरे की लाइट जल गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहीं रुक गया। दरवाजे पर ताला था, गेट बंद था। तो फिर लाइट किसने जलाई? मैं अभी सोच ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई। पीछे मुड़ा तो वो सिक्योरिटी गार्ड सलीम था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब यहाँ मत रुका करे, ये जगह ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये बंगला साया ए जरीना का है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। सलीम की बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, ये साया ए जरीना कौन है? सलीम ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर आहिस्ता आवाज में बोला, कहते हैं बरसों पहले यहाँ एक औरत रहती थी, बहुत तन्हा, बहुत खामोश। एक रात वो उसी दरख्त के नीचे मरी थी और तब से वो ये जगह छोड़कर नहीं गई। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई। मैंने फौरन वॉक खत्म की और घर की तरफ लौट आया। उस रात मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अम्मी को बताता तो वो डांटती, भाई दानिश मजाक उड़ाता। मगर सच ये था कि उस रात नींद मुझसे कोसों दूर थी। छत की खामोशी खाने के बाद मैं अपने कमरे में आया। मेरा कमरा टेरेस के साथ था। खिड़की से सामने वाला वीरान घर नजर आता था। मैंने खुद को समझाया, ये सब वहम है, बस वहम। लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मेरी सांस रुक गई। दरख्तों के नीचे कोई स्याह सा साया हिल रहा था। मैंने आंखें मली, फिर देखा वो साया आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था, जैसे किसी चीज को तलाश कर रहा हो। अचानक एक कह कहा फिजा में गूंजा। एक बूढ़ी औरत की हंसी खड़दरी, टूटी हुई, जैसे किसी ने कब्र से आवाज निकाली हो। मैं पीछे हट गया। दिल चाहा चीखूं, मगर आवाज गले में ही दब गई। ख्वाबी या हकीकत? मैं बिस्तर पर लेट गया, कंबल ओढ़ लिया, आंखें बंद कर ली। पता नहीं कब नींद आ गई, लेकिन नींद में भी सुकून नहीं था। मैंने देखा, मैं उसी सड़क पर खड़ा हूँ। धुंध चारों तरफ है। सामने वही दरख्त और उसके नीचे वही बूढ़ी औरत। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ मुड़ा। आंखें बिल्कुल खाली, चेहरा सड़ा हुआ। उसने सरगोशी की, मुझे मत देखो, मुझे मत पुकारो। मैं चीख कर उठ बैठा। पसीने से शराबोर था। कमरे में अजीब सी ठंड थी। कदमों की आवाजें, अभी मैं संभला भी न था कि छत पर कदमों की आवाजें आने लगी। आहिस्ता, फिर तेज, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। मैंने दरवाजा खोला और टेरेस की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मार्बल पर गीले कदमों के निशान थे। वो निशान मेरे कमरे के दरवाजे तक आकर अचानक गायब हो जाते थे। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और ताला लगा लिया। उस रात मैंने पूरी रात आयतुल कुर्सी पढ़ते गुजार दी। सुबह का इंकिशाफ, सुबह अम्मी ने मुझे जगाया। वो परेशान थी, कहने लगी, अरसलान, रात तुम छत पर क्यों चल रहे थे? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा,
अम्मी, मैं तो कमरे में था। अम्मी बोली, नहीं, हमने कदमों की आवाजें सुनी है। बार बार मेरा दिल बैठ गया। क्या वो मेरे सिवा कोई और था? डर की जड़ें अम्मी की बातों ने मेरी नींद हमेशा के लिए छीन ली थी। मैंने टेरेस के दरवाजे की तरफ देखा। वो बंद था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मी, आज रात मैं आपके पास ही सो जाऊंगा। अम्मी ने मुझे गौर से देखा। शायद उन्हें अंदाजा हो चुका था कि मामला आम नहीं रहा। दिन का सुकून, रात का जहर, दिन गुजरा। मैंने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की। दोस्तों से बात की, मोबाइल देखा, टीवी चलाया। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, मेरे दिल पर बोझ सा आ गया। मगरिब की अजान के साथ वही ठंडी हवा चली जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। मैंने लाशऊरी तौर पर सामने वाले घर की तरफ देखा। आज वहाँ एक खिड़की आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। कोई हाथ नहीं, कोई साया। पहली दस्तक तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। मैं अभी ऊँघ ही रहा था कि टक 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 किसी ने मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक दी। मैं कांप गया। अम्मी को आवाज देना चाहिए, मगर आवाज न निकली। फिर वही सरगोशी, दरवाजा खोलो। आवाज औरत की थी, लेकिन इंसानों जैसी नहीं। मैंने कानों पर हाथ रख लिए। दस्तक अब तेज हो गई। ठक 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 खिड़की का शीशा लरजने लगा। खिड़की के पार मेरे कदम खुद ब खुद खिड़की की तरफ बढ़ गए। पर्दा हटाया तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो खड़ी थी, वही बूढ़ी औरत, बिल्कुल सामने। आंखें बिल्कुल स्याह, मुंह आधा खुला, गर्दन गैर फितरी अंदाज में झुकी हुई। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा। शीशा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। तुमने मुझे देखा था, अब मैं तुम्हें देखूंगी। जिस्म से जान निकल गई। मेरे पैरों में जान नहीं रही। मैं वहीं फर्श पर बैठ गया, आंखें बंद की और जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरा। फिर एक ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चीखा। सब कुछ रुक गया। अचानक लाइट जल गई। अम्मी और भाई दानिश कमरे में खड़े थे। क्या हो गया है? अम्मी की आवाज कांप रही थी। मैंने आंखें खोली। खिड़की साफ थी, कोई निशान नहीं, कोई साया नहीं, लेकिन मेरे हाथ पर नीले रंग के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। आमिल का फैसला। अगली सुबह अम्मी अब्बू मुझे एक बुजुर्ग आमिल के पास ले गए। उन्होंने मेरा हाथ देखा, पेशानी पर हाथ रखा और फौरन कहा, ये आम साया नहीं है, ये साया एक जरीना है और इसने इसे चुन लिया है। मेरा दिल बैठ गया। अब क्या होगा? अब्बू ने पूछा। आमिल ने गहरी सांस ली। अगर अब देर हुई तो ये लड़का उस घर से जिंदा नहीं निकलेगा। कैसी शर्त? और ये जरना है कौन? आमिल ने आंखें बंद की और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। आज से तकरीबन 100 साल पहले उस बंगले में एक औरत रहती थी जिसका नाम जरना बीबी था। वो खूबसूरत भी थी और खतरनाक भी। हम सब सांस रोके सुन रहे थे। खून से लिखी कहानी जरना इस इलाके के एक नवाब की बीवी थी। नवाब शक का मरीज था। एक रात उसने जरना पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। बिना सबूत उसी बंगले में उसे जिंदा जला दिया गया। आमिल की आवाज भर्रा गई। जरीना मरते वक्त चीखी नहीं, बस एक बद्दुआ दी थी, जो भी इस घर के करीब आएगा मैं उसकी रूह तक पहुंचूंगी। उसी दिन से वो बंगला आसिफ ज़दा हो गया। मुझे ही क्यों? अब्बू ने सवाल किया। लेकिन उसने मेरे बेटे को ही क्यों चुना? आमिल ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि इसने उसे देखा और जरीना सिर्फ उन्हें चुनती है जो उसे पहचान लेते हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। शर्त? आमिल ने कहा। जरीना चाहती है कि कोई उसकी मौत की सच्चाई दोबारा उस घर में दोहराए। अम्मी चीख पड़ी। मतलब? आमिल ने संजीदगी से कहा। वो चाहती है कि तुम्हारा बेटा उस बंगले में जाकर एक रात अकेला गुजारे। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये नामुमकिन है, अब्बू गुस्से में बोले। आमिल ने सर झुका लिया। या तो एक रात या फिर ये साया पूरी जिंदगी इसके साथ रहेगा। पहली आजमाइश। उसी रात आमिल ने मुझे एक तावीज दिया और सख्ती से कहा, अगर उसने तुम्हें पुकारा तो पलट कर मत देखना। रात के 12 बजे मेरे कमरे की हवा अचानक बदल गई। पर्दे हिलने लगे और फिर मेरे कानों में वही सरगोशी। कल रात, बंगला, अकेला। मेरे जिस्म पर ठंडा पसीना आ गया।
आईना में बाथरूम गया और आईने में देखा, मेरे पीछे वो खड़ी थी, बिल्कुल करीब। इस बार उसका चेहरा जले हुए गोश्त जैसा था और वो मुस्कुरा कर बोली, तैयारी करो, कल आखिरी रात है। मैं चीखा और आईना टूट गया। अंजाम करीब है। अगले दिन आमिल ने कहा, आज रात फैसला हो जाएगा, या जरीना आजाद होगी या ये लड़का। कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। आमिल की बात के बाद मेरे अब्बू ने बहुत कोशिश की कि कोई और हल निकल आए, लेकिन हर आमिल, हर बुजुर्ग एक ही बात कह रहा था, ये मामला अब आम नहीं रहा। ये साया खुद सामने आकर शर्त रख चुका है। बंगले में दाखिला रात के 11 बजे मैं, अब्बू और आमिल उस वीरान बंगले के सामने खड़े थे। वही बंगला, झंग लगा गेट, सूखे दरख्त, उल्लुओं की आवाजें और हवा में अजीब सी बांसी बू। आमिल ने मुझे तावीज दिया और कहा, फज्र से पहले चाहे जो भी हो, इस दरवाजे से बाहर मत निकलना। दरवाजा बंद हुआ, कुंडी लगी, मैं अकेला रह गया। अंधेरे में सरगोशियां, कमरे के अंदर हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक फर्श पर चलने की आवाज आई, फिर किसी के बाल घसीटने की आवाज। मैंने आंखें बंद करके आयत उल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। तभी एक ठंडी सांस मेरे कान के पास आई। डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जरीना सामने आ गई। पूरे कमरे में पीली रोशनी फैल गई और वो सामने खड़ी थी। जरीना, जले हुए चेहरे के साथ, सफेद आंखें और खून आलूदा कपड़े। उसने आहिस्ता कहा, मैं बदला नहीं चाहती, मुझे इंसाफ चाहिए। सच का इकरार अचानक दीवारें हटने लगी। मुझे वो मंजर दिखाया गया जब जरीना को जिंदा जलाया गया था। उसकी चीखें, उसका रोना और नवाब की बेरहमी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं चीख पड़ा, मैं गवाही दूंगा, मैं सबको बताऊंगा। जरीना की आंखों से काला आंसू बहा। फज्र से पहले अजाने फज्र की आवाज आई। जरीना पीछे हटते हुए बोली, मेरा बोझ अब तुम पर नहीं। उसका जिस्म धुएं में बदलने लगा और आखिरी बार वो बोली, इस घर को खाली छोड़ देना, वरना मेरा साया वापस आ जाएगा। दरवाजा खुला। फज्र के वक्त दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अब्बू और आमिल अंदर आए। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद के हालात, हमने वो घर और पूरा इलाका हमेशा के लिए छोड़ दिया। बंगला आज भी बंद है। कहते हैं अब वहाँ कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जो शख्स रात के आखिरी पहर वहाँ रुक जाए, वो कहता है, एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे खामोश खड़ी नजर आती है। आखिरी अल्फाज आज भी जब दिसंबर की धुंध पड़ती है, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मैं जानता हूँ जरीना आजाद हो चुकी है, मगर खत्म नहीं हुई। इस वाकये के बाद हमने वाकई वो इलाका छोड़ दिया। न सिर्फ घर, बल्कि गुलबर्ग का वो पूरा ब्लॉक हमारी जिंदगी से जैसे मिट गया। अब्बू ने साफ कह दिया था, कुछ चीजें हल नहीं होती, बस छोड़ दी जाती हैं। नई जगह मगर पुरानी यादें, नए इलाके में नया घर, नई सड़कें, नई फिजा, सब कुछ बदल गया था, मगर मैं नहीं बदला था। दिसंबर आते ही मेरी नींद उड़ जाती। धुंध देखकर मेरे कानों में आज भी वही हंसी गूंजती। आखिरी निशानी तकरीबन 6 महीने बाद एक दिन अब्बू के एक पुराने दोस्त ने बातों बातों में कहा, तुम्हारे पुराने घर के सामने वाला बंगला अभी तक बंद है। मैं चौंक गया। उन्होंने बताया, हुकूमत ने उसे गिराने का फैसला किया था, मगर जो भी मजदूर वहां गया वो बीमार पड़ गया। किसी ने कहा, किसी ने दरख्त के नीचे एक औरत को खड़ा देखा। मैं वापस नहीं गया। सबने कहा, एक बार जाकर देख लो, लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मैं जानता था कुछ दरवाजे अगर बंद रहें तो ही जिंदगी चलती है। आखिरी सच, आज 18 साल गुजर चुके हैं। मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ, मगर एक बात आज भी सच है, जो चीज एक बार आपको देख ले वो आपको कभी नहीं भूलती। कहानी का इख्तिताम जरीना को शायद सुकून मिल गया, या शायद वो अब भी किसी धुंध वाली रात में किसी और का इंतजार कर रही होगी। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। आखिरी जुमला, हर वीरान घर खाली नहीं होता और हर खामोशी अमन की अलामत नहीं होती।